हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ पर हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने यहाँ पर देखो मैटर पढ़ लिया कि मैटर क्या है, मैटर इन सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस, प्योर चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट किया। यहाँ पर हमने अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स पढ़ लिया था कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। अब हम एटम के स्ट्रक्चर को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे बच्चों, जब हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा, जब हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा, तो वहां पर हम क्या पढ़ रहे थे कि जो एटम्स है, एटम से मिलकर के क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और फिर मॉलिक्यूल से ही हमारा जो मैटर है वो बनता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, तो वो है हमारे एटम। ठीक है, क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट। चलो, इतना तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ ही लिया था। फिर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात की थी, एटम्स के बारे में कि छोटे होते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने पहले कहा था कि ये क्या है, इनडिविजिबल है, यानी कि इनको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला, और जब जैसे जैसे डिस्कवरीज हुई, तो हमें पता चला बच्चों कि ये एटम क्या है, इनडिविजिबल नहीं है, क्या है, बल्कि डिविजिबल है, यानी कि इनको विभाजित किया जा सकता है। ठीक, फिर हम एटम्स को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ये इस तरीके से कुछ एटम का स्ट्रक्चर होता है। खैर, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो हमें और डिटेल में समझ में आएगा। फिर धीरे धीरे हमें पता चला ये जो एटम है, इसके तीन मेन पार्ट हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज हुई। फिर हमें पता चला कि जो एटम है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके आगे भी स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव साइन इसमें बनाया गया, ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, यानी कि ये कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है। फिर बात आती है प्रोटॉन की। ये प्रोटॉन कैसा, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। फिर बात आती है न्यूट्रॉन की, जिसका चार्ज होता है 0, यानी कि बच्चों ये क्या है, अनचार्ज, यानी कि इस पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए तो ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, एन फॉर न्यूट्रॉन और एन फॉर न्यूट्रल, यानी कि उदासीन है। ठीक है, किसी कोई भी चार्ज इस पर नहीं है। चलिए, तो आगे हम चैप्टर में अब इसी को ही डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनका पता कैसे चलता है। ने ये तो कह दिया कि क्या होते हैं, इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब पता कैसे चलेगा चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, क्या एटम का स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन, अगर हम कह रहे हैं कि ये एटम का स्ट्रक्चर है, तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर प्रोटॉन, कहाँ पर न्यूट्रॉन होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, और छोटे छोटे कुछ और टॉपिक्स भी चैप्टर में है, वो हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एक यहाँ पर एक्टिविटी है, तो ये आपने अक्सर देखा होगा घर में। ठीक है, या देखते हैं, जैसे आपको क्या करना है, एक कॉम्ब लेनी है, एक कंघी लेनी है, और ड्राई हेयर पर, बालों पर, यानी कि बिल्कुल भी ऑयल ना लगा हुआ हो, आपको क्या करना है, उस कंघी को 3-4 बार अपने बालों से रगड़ना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है बच्चों, छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेने हैं, और उन कागज के टुकड़ों के ऊपर आपको वो जो कॉम्ब है उसको रख देना है। अब आप क्या देखोगे कि ये जो कागज के टुकड़े हैं, ये कॉम्ब की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होते हैं और कॉम्ब पर चिपक जाते हैं। जैसे कि हमें इस इमेज में दिख रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, देखो ऐसे हमें बाल से पहले इसको क्या करना है, कॉम्ब करना है। ठीक, फिर हमें क्या करना है,
उसके तुरंत बाद इस कंघी को हमें जो है यहाँ पर ये जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं उन पर लेकर के जाना है, और हमें क्या दिखेगा कि ये जो कागज के टुकड़े हैं ये कॉम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करनी है। अब जब कोई भी ग्लास है, जैसे यहाँ पे क्लोथ है, इसको ग्लास रॉड पे रखा हुआ है, कुछ समय बाद क्या होगा, हम क्या देखते हैं यहाँ पर जब हम निकालते हैं तो एक रोशनी हमें दिखती है। ये आपने कई बार देखा होगा, जैसे हमने स्वेटर पहना है, ठीक है, तो जब अंधेरा हो जाता है, अगर यह कमरा कोई अंधेरा वाला कमरा है जहां पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें जो है रोशनी ना दिख रही हो, तो वहां पर जब हम कपड़ों को इस तरीके से करते हैं ना, इस तरीके से रब किया जाता है, तो हमें क्या दिखती है, वहां पर लाइट सी दिखती है लाइट सी, ठीक है। तो वो क्यों होता है, वो किस वजह से होता है, वो सब इसी की वजह से होता है, ठीक है। चलिए, तो एक्टिविटी क्या है कि एक तो कॉम ड्राई हेयर वाली जो हमने देख ली, एक ग्लास रॉड वाली, ग्लास रॉड को किसी सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे। तो होता क्या है, इट मीन्स रबिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट को रब करने से क्या होता है, वो अपने अंदर चार्ज को डेवलप करते हैं। जब चार्ज डेवलप होगा उनमें, तब उनमें अट्रैक्शन की पावर आ जाती है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट वही कि रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकेम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, तो वो कैसे हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द चार्ज ओरिजिनेट बिकॉज, अच्छा चार्ज ओरिजिनेट कैसे हुआ, यानी कि चार्ज जो है वो आया कैसे, क्योंकि एटम्स क्या है, डिविजिबल है और उनमें चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक। क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है कि एटम्स क्या है, डिविजिबल है, उन्हें विभाजित किया जा सकता है, और उनमें क्या है, कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स भी हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। By 1900 it was understood that atoms contain subatomic particles. तो 1900 तक आते आते ये हमें पता चल गया, देखो उससे पहले तक तो हमें ये पता था कि एटम्स कैसे हैं, इनडिविजिबल है, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन 1900 आते आते हमें ये पता चल गया कि एटम्स क्या है, उन्हें विभाजित किया जा सकता है, और उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये चार्ज क्रिएट होता है जब हम बार बार बालों से कंघी को रब करते हैं, तो ये उन पर क्रिएट करता है चार्ज। अब इसी चार्ज पर ये अट्रैक्ट होते हैं, सेम यहाँ पर भी सेम चीज होती है, ठीक है। चलिए, क्लियर, इतना नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, जे थॉमसन आइडेंटिफाइड द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जे थॉमसन ने। In 1886, E. Goldstein has discovered positively charged radiation in a gas discharge. It led to the discovery of proton. और 1886 में E. Goldstein ने बच्चों प्रोटॉन की भी डिस्कवरी की, ठीक है, कैसे की वो हमने यहाँ पर देख लिया है। आगे, द प्रोटॉन हैज अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू द इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के जैसा है, लेकिन कैसा है, अपोजिट है, ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड है इसका, लेकिन अपोजिट है, कैसा है, अपोजिट है इलेक्ट्रॉन के साइन से, प्रोटॉन का साइन, ठीक। विद अ मास अबाउट 2000 टाइम्स ग्रेटर, जबकि इसका मास क्या है, 2000 टाइम्स ग्रेटर, यानी इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक। अगला, मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1। तो प्रोटॉन का अगर हम मास की बात करें तो इसको एक यूनिट लिया जाता है और इसके चार्ज को +1 लिया जाता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन का मास है, अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो प्रोटॉन है इसका मास ऑफ प्रोटॉन वो बहुत ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को मास को क्या कर देते हैं, नेग्लिजिएट कर लेते हैं, नेग्लिजेबल वो होता है, ठीक है, हम उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा कम है तो नेग्लेक्ट ही हम इसे करेंगे, ठीक। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन का मास कैसा है, नेग्लिजेबल है, और इसका चार्ज क्या होता है, -1। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटॉन का चार्ज +1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1।
An atom appears to be composed of protons and electrons mutually balancing their charge. तो एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज, ठीक है, क्या होते हैं, म्यूचुअली चार्ज को बैलेंस करते हैं, दोनों प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। तो नेगेटिव और, क्योंकि अगर देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे तो जो हमारा एटम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए ये जो है एक दूसरे को म्यूचुअली बैलेंस करते हैं। अगला है प्रोटॉन्स आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। अब देखो प्रोटॉन्स की लोकेशन कहाँ है। अब सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो एटम है उसकी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरी चीज हमने पढ़ ली कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है, ठीक है, कैसे कैसे ये डिस्कवर हुए। फिर हमने इनके मास के बारे में पढ़ लिया है और चार्ज के बारे में पढ़ लिया है, मास चार्ज पता चल गया। अब हमें लोकेशन भी तो पता होनी चाहिए कि कोई एटम है उसमें असल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते कहाँ पर है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, तो प्रोटॉन्स कहाँ पर है, प्रोटॉन्स आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। तो ये एटम के इंटीरियर में होते हैं, यानी कि अंदर की तरफ होते हैं। तो जैसे आपको ये एक एटम दिखाई दे रहा है, ये है इसका इंटीरियर पार्ट, तो यहाँ पर है ये इसके प्रोटॉन्स। सो इट इज हार्डर टू रिमूव देम कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इनको रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे कहाँ है, आउटर शेल्स में है। ये क्या है, ये हमारा एटम है, इसके बाहर से अलग अलग शेल्स होती हैं, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ से प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में से कुछ रिमूव करना है तो आसानी से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, प्रोटॉन हम रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, देखो सबसे अंदर में होते हैं, ये सबसे इंटीरियर पार्ट में होते हैं। तो होते क्या क्या है यहाँ पर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी यहीं पर ही होता है। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन होता है बच्चों न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। ये नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, इसीलिए ये इस शेल में रहते हैं और यहाँ पर ही रिवॉल्व होते रहते हैं। क्लियर इतना? चलिए इतनी बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, ये हमने पढ़ा। इनका मास क्या है, चार्ज क्या है और लोकेशन क्या है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब ये साइंटिस्ट जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया सबसे पहले, और ई गोल्डस्टीन, जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। प्रोटॉन को सबसे पहले, मतलब एक तरह से अगर हम कहें डिस्कवरी भी नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने सबसे पहले इन्हें ढूंढा, गैस डिस्चार्ज में इन्हें पता चला, फिर उसके बाद डिस्कवरी हुई। तो इसका जो अच्छा मतलब हम कह सकते हैं कि श्रेय जो है वो ई गोल्डस्टीन को जाता है। ठीक, क्लियर है इतना? चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए क्लियर इतना? अब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। खैर अभी तक हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में ही बात कर रहे थे, ठीक है। चलो अच्छा, इतना हमें अब पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आउटर पार्ट में होते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इनर पार्ट में होते हैं और नेगेटिवली जो न्यूट्रॉन है बच्चों वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, ठीक है। इतना हमें पता चल चुका है अभी तक। चलिए तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेज दैट एटम इज इंडिविजिबल। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती है कि एटम कैसे हैं, इनडिविजिबल है, यानी कि इनको विभाजित नहीं किया जा सकता, और इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि इन्हें आगे तोड़ा भी नहीं, डिस्ट्रक्ट भी, नष्ट भी नहीं किया जा सकता। बट दिस एस्पेक्ट फेल्ड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, ये एस्पेक्ट क्या हो गया है बच्चों, फेल हो गया है ना। क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं कि पहले डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है, जिसको हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा था, वहां पर क्या कहा जा रहा है, डाल्टन के कुछ पोस्टुलेट्स थे जो हमने पढ़े थे, याद किए थे। तो उनमें से एक पोस्टुलेट ये भी था कि एटम क्या है, इनडिविजिबल है, यानी कि आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि इसको आगे डिस्ट्रक्ट भी हम नहीं, डिस्ट्रॉय हम नहीं कर सकते। कैसे उन्होंने कहा, जैसे मान लेते हैं ये एक मैटर हमारे पास है,
इसको हमने तोड़ा तोड़ा तोड़ा, तो लास्ट में एक छोटा सा पार्ट इसका ऐसे बचेगा जिसको हम और आगे नहीं तोड़ सकते। अगर उसको भी हम तोड़ पाए, ठीक है, तो लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसको हम तोड़ नहीं सकते। वो क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी, यानी कि जिससे ये बना हुआ होगा। ठीक, तो उसको हम एटम कह रहे थे, और उसको आगे विभाजित हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर बाद में जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, तब हमें समझ में आया कि ये जो एस्पेक्ट है वो फेल हो चुका है। ये जो एटम है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट या एसआई यूनिट जिसे हम कह रहे थे, या स्मॉलेस्ट यूनिट भी हम इसे कह रहे थे, वो क्या है, डिविजिबल है, उसे हम आगे विभाजित कर सकते हैं। इसके क्या है, 3 और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये हमने वहां पर समझ लिया था। आगे, जे थॉमसन वाज द फर्स्ट to propose a model for the structure of an atom। फिर एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई। अब देखो, जैसे जैसे एटम के बारे में बात हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, वैसे वैसे फिर और ज्यादा डिस्कवरीज होने लगी। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग मॉडल्स देने लगे एटम के स्ट्रक्चर को लेके। उन्होंने बताया, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए, अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, propose the model of for the structure of atom। आपको ध्यान रखना है, जे थॉमसन पहले इंसान थे, उन्होंने अपना फर्स्ट मॉडल दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ठीक है, अब वो मॉडल कैसा था वो हम देखेंगे। तो आपने वाटरमेलन तो देखा होगा, ठीक है, तो वाटरमेलन जैसा वो हमारे पास मॉडल है। या आपने पुडिंग जिसे हम खीर कहते हैं, ठीक है, वो भी देखी होगी, तो उसके जैसा कुछ मॉडल है। अब कैसा है उसको हम समझते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखते हैं। तो जैसे ये वाटरमेलन है, उसकी तरह स्ट्रक्चर उन्होंने बताया जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन के अकॉर्डिंग, हालांकि ये फेल हो गया था, ऐसा कुछ जो हमारा एटम है उसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा एटम का स्ट्रक्चर है वो एक वाटरमेलन की तरह है। वाटरमेलन की तरह कैसे, कि ये जो पूरा रेड वाला पार्ट है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है एटम में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा मॉडल बनाया जिसमें ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है वो क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है। और इसमें ये जो सीड एम्बेडेड है ना, ये सीड यानी कि लगे हुए जो सीड्स हैं, ये सीड क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यानी कि उनके कहने का मतलब था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा एक स्पेयर जो है वो पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, और उसके अंदर थोड़ा बहुत क्या है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा बहुत है। ठीक है, ये उनके कहने का मतलब था। चलिए, तो यहाँ पर समझते हैं इसको। थॉमसन प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ द एटम रिजेंबलिंग क्रिसमस पुडिंग। तो क्रिसमस पुडिंग की तरह उन्होंने ये मॉडल बनाया जो रिजेंबल कर रहा है क्रिसमस पुडिंग को। Here is electron and electrons are embedded like currents in a sphere of a positive charge। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर currents की तरह स्पेयर में क्या है, एम्बेडेड है एक पॉजिटिव चार्ज के स्पेयर में। जैसे कि हमें एक कुकी दिख रही है, उनके कहने का मतलब क्या था, ये जो कुकी है इसका ये जो पूरा बेस है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो इसमें ये चोको चिप्स लगे हुए हैं ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है। सेम ऐसे ही इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम है। तो उनके कुछ ये उन्होंने प्रपोज किया था कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर। एटम का क्या होता है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर होता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसपे जो इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड किए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड होते हैं, किए जाते नहीं, इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड होते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब ये जो दोनों चार्ज हैं, ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, ये दोनों क्या है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस वजह से एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए। However, this model could not explain some experimental result for other scientists। लेकिन ये मॉडल भी फेल हो गया, या इसको आगे कंटिन्यू नहीं किया गया, क्योंकि बच्चों ये कुछ साइंटिस्ट के कुछ जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे वो यहाँ से सही नहीं आ रहे थे, इसलिए इस मॉडल को आगे कंटिन्यू नहीं किया गया। क्लियर है, जो प्लम पुडिंग मॉडल भी हम इसे कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, ये क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है।
तो अब ये सारे एक ही हैं। तो दिस मॉडल कैन बी कंपेयर टू वाटरमेलन, तो इसको वाटरमेलन से हम कंपेयर कर सकते हैं, जिसका जो रेड वाला पार्ट है, एडिबल पार्ट है, यानी कि खाने योग्य जो पार्ट है, उसको कहा जा रहा है एक पॉजिटिव स्पेयर, और सीड्स को कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे हम खीर बनाते हैं, माना बाद हमने खीर बनाई, उसमें बादाम डाल दिए, तो खीर क्या है, वो जो पूरा खीर का जो मिक्सचर है वो एक क्या बना रहा है, उसको हम एक पॉजिटिव स्पेयर कह रहे हैं, और उसमें जो बादाम डाले हुए हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इसको मॉडल को कंपेयर किया था। ठीक है, क्लियर, इतना नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आए साइंटिस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, जिन्होंने फिर आए साइंटिस्ट रदरफोर्ड, फिर इन्होंने एक और मॉडल दिया। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो इन्होंने एक अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये है रदरफोर्ड, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए किया ताकि उन्हें पता चल सके कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट क्या होती है एक एटम में, है ना, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की क्या अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन की क्या अरेंजमेंट है एक एटम में। जैसे कि यहाँ पर जे जे थॉमसन का जो मॉडल था वो काफी डिफरेंट था। उन्होंने इस तरीके से बताया, उन्होंने अरेंजमेंट के बारे में बात नहीं की, उन्होंने सिंपल कहा कि जैसे ये कुकी है हमारे पास, इसका जो ये पूरा स्पेयर है ये सारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड है। ठीक है, क्या फिक्स पोजीशन है इस बारे में कोई बात नहीं हुई है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ जिससे कि हमें पता चल सके कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है या अरेंजमेंट क्या है एटम में। ठीक, ही डायरेक्टेड द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, तो इन्होंने लिए अल्फा पार्टिकल्स क्योंकि ये फास्ट मूव करते हैं, ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल, एक गोल्ड फॉइल में, जिसको हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने लिए अल्फा पार्टिकल्स विच वर अबाउट 1000 एटम थिक, जो कि क्या है, सिर्फ 1000 एटम थिक हो, इतनी पतली इन्होंने एक गोल्ड फॉइल की शीट ली। ठीक, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस विद अ मास ऑफ 4u। तो अल्फा पार्टिकल्स है क्या, डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स हैं, हीलियम आयंस हैं, जिनका मास है 4u, दैट गिव्स देम अ कंसिडरेबल एनर्जी व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड। तो ये इनको कंसिडरेबल एनर्जी देता है जब ये हाई स्पीड से मूव करते हैं। तो होता क्या है, देखो यहाँ पर है हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स, जहां से पार्टिकल्स की स्कैटरिंग की जा रही है, स्कैटरिंग की जा रही है, यानी कि पार्टिकल्स को इस गोल्ड फॉइल पर फेंका जा रहा है, यहाँ से छोड़ा जा रहा है, हम कह सकते हैं स्कैटर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जहां से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की जा रही है इस गोल्ड फॉइल पर। अब इस गोल्ड फॉइल के बाहर से ये लगा दिया गया है। अब यहाँ पर एक डिटेक्टर भी है, ये हमारी गोल्ड फॉइल है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से जा रहे हैं पार्टिकल्स इसमें, और पीछे बच्चों ये लगाई हुई है अल्फा पार्टिकल ट्रेवल थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। चलिए, और यहाँ पर भी एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी गई है। अब क्या हो रहा है, इस सोर्स से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की जा रही है इस गोल्ड फॉइल पर। अब इस गोल्ड फॉइल से क्या हो रहा है, एक ही जगह पर स्कैटरिंग की जा रही है। ठीक है, अब इस गोल्ड फॉइल से क्या हो रहा है, कुछ पार्टिकल्स देखो पीछे की तरफ जा रहे हैं इस तरीके से, है ना, डेविएट हो रहे हैं, यानी कि एक एंगल से कोई पार्टिकल ऐसा जा रहा है, ऐसा नहीं ऐसा जा रहा है, कुछ पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, यानी कि थोड़ा बहुत एंगल से पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डेविएट होके जा रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स हैं जो सीधा सीधा जा रहे हैं, इस तरीके से जो सीधा जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स हैं जो क्या हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको दिख भी रहा है, आपको दिख रहा होगा काफी सारे पार्टिकल्स हैं जो सीधा जा रहे हैं, या कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, है ना, कुछ एंगल से क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन बहुत कम पार्टिकल ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, बाउंस बैक कर रहे हैं, यानी कि वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने देखा और इसको ऑब्जर्व किया, और इससे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनकी हम बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर सेम जो यहाँ पर हो रहा है उसको अंदर से यहाँ पर दिखाया गया है। देखो, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाया गोल्ड फॉइल। तो अल्फा पार्टिकल्स की जब स्कैटरिंग हो रही है तो देखो कुछ पार्टिकल्स, ये जैसे ये वाला पार्टिकल है सीधा जा रहा है, ये वाला, ये भी सीधा जा रहा है,
ठीक है, ये भी सीधा जा रहा है। अब देखो ये वाले पार्टिकल्स हैं जो क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं कुछ एंगल से, क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं कुछ एंगल से। अब ये वाला जो हमने देखा ये यहाँ जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है, बाउंस बैक भी कर रहा है। तो तीन चीजें हमने देखी, कुछ पार्टिकल्स जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, डेविएट हो रहे हैं, और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं, बहुत कम पार्टिकल ऐसे हैं जो बाउंस बैक हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत कम पार्टिकल बाउंस बैक हो रहे हैं जबकि ज्यादातर पार्टिकल्स तो जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं एंगल से, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल आप इसे नोट कीजिए पहले। चलिए तो समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हमने ऑब्जर्व किया अभी, कि जो ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स हैं ये गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट को जा रहे हैं, जैसे कि हमें दिख भी रहा है स्ट्रेट को जा रहे हैं, ठीक है। सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, और कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, है ना, सीधे नहीं जा करके क्या हो रहे हैं, डेविएट हो जा रहे हैं थोड़ा, ठीक। फिर अबाउट 1 in 12,000 अल्फा पार्टिकल, यानी कि 12,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा है जो बाउंस बैक हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, बैक को आ रहा है, वापस आ रहा है। तो ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेजर ऑब्जर्वेशंस है। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। सिंस अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन प्रोटॉन्स, अब हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल्स क्या है, प्रोटॉन से ज्यादा हैवियर है, इसीलिए ओनली सम डिफ्लेक्शन वर एक्सपेक्टेड, इसीलिए कुछ ही डिफ्लेक्शन दिख रही है। तो पहला पॉइंट ये कि जैसे हमने बात की कि कुछ एंगल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या है, हैवियर है प्रोटॉन से, इस वजह से कुछ ही हमें डिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है। दे इंटरेक्टेड विद सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन गोल्ड एटम, यानी कि जब वो गोल्ड एटम से जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो डेविएट हो जाते हैं, या हम कह रहे हैं कि डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और ये डायग्राम जो है आपको जरूर ड्रॉ करना है, इतना आप नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।